दोस्तों, तो आज हम करने वाले हिस्ट्री की क्लास। और कल तक हमने मौर्य वंश तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपका बेसिक क्लियर हो वही बताऊंगा। बाकी इसकी फुल थ्योरी के लिए आप गूगल या चैट जीपीटी पर जाकर मंगाइएगा तो पूरा थ्योरी दे देगा, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बनता है क्वेश्चन और जो याद ही करना चाहिए, क्योंकि जीएस बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, वही मैं सिर्फ बताऊँगा। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और इससे आपका बेसिक कम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं मौर्य वंश के बाद शिशुनाग वंश, शुंग वंश। ये कब से कब तक चला? तो 185 बीसी से 73 बीसी तक, यानी ईसा पूर्व। तो उस टाइम का काल पीरियड जो उल्टा चलता था, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये बीसी और एसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट और एमा डामिनी। तो वो आप देख लीजिएगा। फिर देखते हैं संस्थापना। तो शुंग वंश का स्थापना कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अमूर वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग। और इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपका पता चलेगा कि हाँ, मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा शासक था, तो वो शुंग वंश था। और इसकी स्थापना कौन किया? पुष्यमित्र शुंग। और इसकी राजधानी, बस ये सब मेन पॉइंट है। बाकी क्वेश्चन बनना रहे तो ये 185 बीसी से 73 बीसी, यानी कि इतना लंबा टाइम पीरियड है, तो कुछ भी हिस्ट्री दे देगा, पर उतना याद कौन करता है। तो जो मेन पॉइंट है उसी को सिर्फ मैं बता रहा हूँ। बाकी थ्योरी मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर पूरा थ्योरी अच्छा से पढ़ना है तो आप कोई जीएस की बुक ले लें, वहाँ से आप कर सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की भी बेस्ट बुक है, उसको भी आप ले सकते हैं। और तो ये सिर्फ शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। और इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसकी राष्ट्रभाषा कौन सी थी? तो संस्कृत, यानी हाँ, जो शुंग वंश की भाषा थी वो संस्कृत थी। और इसने अशोक के 8400 स्तूप को तोड़वा दिया था। यानी ये जो शुंग वंश का जो स्थापना था किया था पुष्यमित्र शुंग, जो सम्राट अशोक था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, वो उसने बहुत सारे स्तूप बनाया था, जो कि इतने सारे स्तूप को इन लोगों ने तोड़ दिया। और पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी शासक माना जाता था, यानी बौद्ध धर्म के ये खिलाफ था। तो खिलाफ था, तभी ये 8400 स्तूप को तोड़वा दिया था। तो इसे अगर क्वेश्चन बन जाए कि हाँ, मगध साम्राज्य में कौन सा ऐसा शासन करने वाला था जो बौद्ध धर्म का विरोधी था, तो वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर देखते हैं जातक ग्रंथ। यह इसके समय में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। किसकी? जातक ग्रंथ। और मनुस्मृति, जो मनु ने मनुस्मृति लिखी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति किसने लिखा? तो वो मनु ने लिखा। तो इसे आप देख लीजिएगा। बाकी ये है मालविक अग्निमित्र, जो अग्निमित्र एवं वाल्मीकि का कहानी, जिसमें प्रेम कहानी के बारे में दिया गया है। मालविक मित्र, ये कालिदास ने लिखा था ये। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कालिदास जो जिन्होंने ये मालविक लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं इस काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था। यानी ये जो शुंग वंश था, इसमें संस्कृत भाषा काफ़ी डेवलप हुई थी, क्योंकि इसकी मातृभाषा ही, राजभाषा ही संस्कृत थी। और अंतिम शासक इसका था देवभूमि, वह 10वां राजा था। बस बाकी जो बीच में 8 राजा आ रहे हैं, तो वो उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन पॉइंट यही है। जो फर्स्ट है कौन? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, और लास्ट अंतिम शासक देवभूति, जो 10वां शासक था। और देवभूत के मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी और कौरव वंश की स्थापना कर दी थी। तो शुरू से आप मगध साम्राज्य में देखते आ रहे हैं कि उसका मंत्रिमंडल ही उसे मारकर अपना नया शासन स्टार्ट कर देता था, क्योंकि जो राजा कमज़ोर रहता था, वो उसका मंत्री क्या करता था, अपना मंत्री था और वो सैनिक वो अपने अंडर ले लेता था कि हाँ, इसको मारना है और उसके बाद तुम लोग को अच्छा पोस्ट दे दूंगा और धन दौलत दे दूंगा। इसके कारण सिपाही भी भाग जाते थे और मंत्री की तरफ आ जाते थे, और मंत्री खुलेआम उस अंतिम शासक की मृत्यु कर देता है और अपना शासन स्टार्ट कर देता है। ये शुरू से चला आ रहा है राजवंश में। तो शुंग वंश खत्म हो चुका था और अब देखते हैं कौरव वंश। इसकी स्थापना वसुदेव ने की और राजधानी इसकी भी विदिशा है। जो और इस वंश में कुल 4 शासक थे: वसुदेव, भूमिपुत्र, तारण्यन, सुशर्मा। सर्वप्रथम शासक कौन किया? तो वो भूमिपुत्र, यानी जो भूमिपुत्र था, ये सबसे ज़्यादा शासन किया था इस कौरव वंश में। और अंतिम शासक सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या इसके मंत्री सिमुका ने कर दी थी, और इसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना हो गई थी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है। बाकी ये सब आप बेसिक क्लियर रहेगा, तो आप बाद में थ्योरी पढ़ने में भी आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद
शुंग वंश था, शुंग वंश के बाद कण्व वंश था, उसके बाद फिर सातवाहन आए। तो वैसे आपको ये मेन पॉइंट याद रहेगा, तो इसके कारण आप थ्योरी भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं सातवाहन। स्थापना कौन किया? शिमुका, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। राजधानी इसकी तागार या प्रतिष्ठान या पैठान, ये 3 नाम से आते हैं। और ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो ये 3 नाम आप देख लीजिएगा। और इसकी भाषा प्राकृत थी और लिपि थी इसकी ब्राह्मणी, यानी भाषा बोलने वाली प्राकृत थी और लिखने वाली ब्राह्मणी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी भाषा बोलने वाली हिंदी है और ये लिखने वाली देवनागरिक है। तो इसी एग्जांपल वहाँ बोलने वाली भाषा प्राकृत थी और लिखने वाली भाषा ब्राह्मणी थी। और समाज कैसी थी? मित्र सदात्मक, यानी यहाँ की जो हेड होती थी घर की, वो लेडीज़ हुआ करती थी। जैसे कि हमने पीछे देखा सिंधु घाटी की सभ्यता, वहाँ पे मित्र सदात्मक थी, घर की लेडीज़ हेड हुआ करती थी। फिर आ जाता है वैदिक सभ्यता, वहाँ पे पितृ सदात्मक आ जाता है, यानी घर का हेड पुरुष हुआ करता था। फिर ये जो सातवाहन थी, यहाँ की जो समाज थी वो मातृ सदात्मक थी, यानी घर का हेड लेडीज़ हुआ करती थी। फिर देखते हैं ब्राह्मण का मदान सातवाहन वंश ने ही देना आरम्भ किया था। और ऐसा माना जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय से सबसे उपजाऊ भूमि थी। जो मगध साम्राज्य जो चला था, बिहार की मगध पे जो जितने शासकों ने राज करना हो, उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन, वो तो मैदानी क्षेत्र है, ये तो उपजाऊ ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ सातवाहन वंश के काल में ही मानी जाती है कि हाँ, इस टाइम उपजाऊ बहुत ही ज़्यादा हुई थी। और इसके बाद शिमोगा का उत्तराधिकारी, और वो कौन था? सातकर्णी प्रथम। और ये सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराई। यानी ये जो यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे क्या होता है क्या, वो जो राजा जहाँ का होता है, फॉर एग्जांपल बिहारी से मगध समाज का मैं रिलेट करके चलता हूँ। आज का मगध साम्राज्य, मान लो पटना, वहाँ से क्या करता था, एक यज्ञ कराया जाता था, यानी जो पूजा पाठ होता है उसको कराने के बाद एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे राजा पूरी सेना को लेके चल देता था। और घोड़ा जिस राज तक जाता था, और अगर उस राज का जो राजा था उस घोड़े को नहीं रोका, तो वो राज पूरा जिस जो राजा घोड़ा को दौड़ाता है उस राजा का हो जाता था। अगर राजा ने, अगले देश का राजा उस घोड़े को रोक देता है, यानी वो युद्ध करना चाहता है। अगर युद्ध करना नहीं चाहता, अगर सरेंडर बोलना चाहता है, तो वो घोड़ा को छोड़ देगा, जाने देगा। और घोड़ा पार हो गया उस राज से, यानी उस राज वो राजा का हो गया जिसने घोड़ा को दौड़ाया। और जो राजा घोड़ा को पकड़ लेता है, रोक देता है, यानी वो युद्ध करना चाहता है। और पीछे से जो राजा की सेना आती है वो युद्ध करती है, और फिर बाद में जो हार जीत होती है वो फिक्स होती है। तो ये अश्वमेध यज्ञ होता है, यही होता है, यानी एक पूजा करवाने के बाद घोड़ा को छोड़ देना, और वो जहाँ तक जाए वहाँ तक उसकी ज़मीन हो जाता है। तो इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर समझ में ना आए तो आप चैट जीपीटी पर जाके सर्च करिएगा अश्वमेध यज्ञ, तो ये देगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। फिर राजसूय यज्ञ, यानी जो राज्याभिषेक होता है, वो जैसे बाहुबली में आपने देखा होगा, भलाल देव का सूर्य राज्याभिषेक होता है, वही यहाँ दिया गया, यानी इसका एक बार राज्याभिषेक हुआ था। और राजधानी कहाँ बनाई? अमरावती इसने राजधानी बनाई थी। तो यहाँ हो जाता है मगध साम्राज्य की ख़त्म। और फिर से एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं मगध साम्राज्य की। तो मगध पर राज करने वाले प्रमुख वंश, तो ये मैं शॉर्ट में फिर से रिवीजन करने के लिए लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले कौन से राज आता है? हर्यक वंश। और इसकी स्थापना कौन करता है? बिम्बिसार। और इसका अंतिम शासक नागदशक। तो बस इस तरीके से शॉर्ट में आपकी ये रिवीजन हो जाएगी। फिर हर्यक वंश के बाद कौन आता है? शिशुनाग वंश। और इसकी स्थापना कौन करता है? शिशुनाग। और इसकी अंतिम अंतिम शासक कौन हो जाता है? महानंदी। फिर शिशुनाग वंश के बाद कौन आता है? नंद वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। और इसके अंतिम शासक धनानंद, जो कि काफ़ी रूढ़ शासक था, इसके बारे में बताया हूँ मैं। और इसे मारकर चाणक्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना होता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और जो चाणक्य थे, इसके प्रधानमंत्री, जो चाणक्य जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, उसने अर्थशास्त्र की रचना की। और इसी के समय में मेगास्थनीज जो यात्री थे, यूनानी यात्री, वो आए थे, और उनकी बुक इंडिका। तो आप इस तरीके से याद करें। और मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ। और इसमें सबसे महान राजा सम्राट अशोक, जिसने 261 में कलिंग का युद्ध किया था, यानी आज का उड़ीसा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। फिर मौर्य वंश के बाद कौन आता है? शुंग वंश। और इसकी स्थापना कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। और इसके अंतिम शासक कौन हो जाते हैं? तो अंतिम शासक हो जाते हैं देवभूति। तो फिर शुंग वंश के बाद कौन आता है? कण्व वंश। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? वसुदेव। और इसके अंतिम शासक कौन हो जाता है? सूर्यरभन। तो
फिर देखते हैं कन्नौज वंश के बाद कौन सा शासक आता है। तो उसके बाद आता है सातवाहन, जो कि अभी मैं बताया। इसके बाद स्थापना सिमुका ने की, और अंतिम शासक कौन हो जाता है, सातकर्णी। तो ये था मगध पर राज करने वाले कुछ राज, और इसकी मैं नोट्स टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और इसकी जो पैड नोट्स पूरा लेना चाहते हैं, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के पाँचों सब्जेक्ट की इस तरीके से फुल शॉर्ट में हैंड रिटेन है। तो आप लोग चाहे तो उस टेलीग्राम पर भी नंबर है, और पिछले क्लास पर भी नंबर दिया था। तो आप लोग वाईटी लिख कर आते तो मैं आपको काफ़ी सस्ता में दे दूंगा, जो कि इतने कम प्राइस में आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी भी मेहनत लगी है लिखने में, इसी कारण मैं इतने ही कम दामों में दे रहा हूँ। हाँ, ये हो गया मगध साम्राज्य। और इसके बाद हम देखेंगे विदेशी आक्रमण, यानी विदेशी आक्रमण जो करते हैं उनका निम्न प्रकार देखते हैं। सबसे पहले हिंद यूनान, जिसको इंडो ग्रीक कहते हैं, फिर शंख वंश, पालवान वंश, फिर कुषाण वंश। तो ये सब भारत पर आक्रमण करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं कंप्लीट होता है, और कल हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक। तो इसी तरह शॉर्ट में इम्पोर्टेंट जो है उसे कंप्लीट कराते जाऊंगा, और जो टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है और वो छूट जाएगी तो उसे मैं प्रैक्टिस सेट में पूरा करवा दूंगा, जो कि प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ। तो वहाँ से आप फिर वो रिवाइज हो जाएगा आपका। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट भी देखिए, उससे आपका रिवीजन होते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।